देखो ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट क्लास में कि सब्जेक्ट की वेटेज क्या होती है। मतलब जो हमने नेट का कोर्स करना है उसमें कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तभी तो हमें आइडिया होगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन सी बुक सबसे ज्यादा जरूरी है और कैसे कैसे करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, जैसे रियल एनालिसिस में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। और बेस्ट बुक्स जो होंगी वो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। रियलिटी में तो जो बेस्ट बुक्स हैं मैंने सारी इकट्ठी करके 10-15 बुक्स का उसके इकट्ठे नोट्स बना रखे हैं। ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा और एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है, आज हम फर्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहला जो आता है इसमें, सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स क्या आते हैं कि सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आते हैं रियल एनालिसिस। सीएसआईआर नेट में रियल एनालिसिस में से 14 से 16 क्वेश्चन बनते हैं, जो कितने मार्क्स के होते हैं, 55 से 65 मार्क्स के होते हैं। टोटल हमारा जो पेपर आता है वो 200 मार्क्स का आता है। ठीक है। और हमें एक्चुअली में आता 400 नंबर का है और करना 200 नंबर का होता है। एक्चुअली में 120 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। लीनियर अलजेब्रा है, उसमें 12 से 16 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 55 से 65 नंबर का आता है पेपर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 30 से 35 नंबर का पेपर आता है। ठीक है। हेलो। हाँ। मैं बेटा क्लास ले रहा हूँ, नेट की रिकॉर्डिंग चल रही है। 7 कर दो फिर बैच होगी। देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो 30 से 35 नंबर के बनते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा है, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 30 से 35 नंबर का बनता है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 30 से 40 नंबर का बनता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी और पीडी इकट्ठी आती है। ठीक है। और फिर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 7 से 10 नंबर का टॉपिक बनता है। इंटीग्रल इक्वेशन है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 नंबर का बनता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 7 से 10 नंबर का पेपर बनता है। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 या कई बार 15 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है। एक्चुअली में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो स्टेटिस्टिक्स का पार्ट होता है। और स्टेटिस्टिक्स में जो हमारा पार्ट ए आता है, मैंने आपको बताया था 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड आता है, जनरल एप्टीट्यूड आता है पार्ट ए में। और जनरल एप्टीट्यूड जो स्टेटिस्टिक्स का ही पार्ट होता है, उसमें 27 क्वेश्चन बनते हैं और वो कितने नंबर का आता है, 110 नंबर का आता है। इस तरीके से बनता है। और अभी हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस, और वो स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा सीक्वेंस है, सीरीज है, वो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एनालिसिस से स्टार्ट कर रहे हैं। एज इट इज स्टार्ट करते चलेंगे, सेम क्वेश्चन बनाते चलेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मैं ये पूरी पीडीएफ जो है वो ग्रुप में भेज दूंगा, तो ये आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आने हैं, इस तरीके से आने हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने स्टार्ट करवाया ना कल, इसलिए करवाया। सबसे पहला जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, रीमान इंटीग्रल एंड बाउंडेड वेरिएशन और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ही पेपर बनता है, इससे बाहर पेपर नहीं बनता। ठीक है। तो ये हमने को पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस किस में से पेपर बनता है और कैसे कैसे पेपर बनता है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है रियल एनालिसिस के बाद, आज मैं करा रहा हूं कि कैसे कैसे बनते हैं। रियल एनालिसिस में 5 टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें से टॉपिक बनता है। उसके बाद बारी आती है लीनियर अलजेब्रा की,
लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनलाइजेबिलिटी, इनर प्रोडक्ट स्पेस और क्वाड्रेटिक फॉर्म, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अब बारी आती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। देखो अलजेब्रा के पार्ट है लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में ये टॉपिक आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आते हैं ग्रुप एंड सब ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, पी सिलो ग्रुप जो तुम्हारे एमएससी में थी ना। आगे रिंग एंड आइडियल, इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल, फील्ड, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, इंटीग्रल डोमेन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इनमें से टॉपिक बनता है। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक एंड एंटायर फंक्शन, सिंगुलैरिटीज एंड रेसिड्यू, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, आइडेंटिटी थ्योरम्स एंड पिकार्ड थ्योरम और बाइलिनियर मैपिंग, इनमें से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये याद रखना है, मतलब ये टॉपिक आपने कंप्लीट करने हैं, ये सिलेबस में हमने कंप्लीट करने हैं सब कुछ। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर सिस्टम ऑफ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और इंटीग्रल इक्वेशन में भी टाइप और कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन थी ना आपके ओडी और पीडी में, एमएससी में। अब बारी आती है न्यूमेरिकल एनालिसिस की। देखो एडवांस न्यूमेरिकल मेथड का शायद कुछ बच्चे पेपर दिए हैं या देने हैं कई बच्चों ने। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आता है इटरेटिव मेथड्स, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटरपोलेशन आता है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आता है यूलर्स लैग्रेंज इक्वेशन और ब्रॉकन पॉइंट आता है। अब ये बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं कि अगर किसी बच्चे ने वैसे करनी हो तो रियल एनालिसिस करनी है एसके मापा से, मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है एससी मलिक से। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, इन सभी बुक्स में से खुद के नोट्स बना रखे स्पेशल। ये सारी बुक्स का एक पर्टिकुलर नोट्स बना रखे हैं, वो बुक चलेगी नागपाल एकेडमी की। सबसे पहले मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं नेट के, तभी मैंने कोचिंग स्टार्ट करी है। ठीक है, इन सभी बुक्स को लेने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ फॉलो करने हैं नागपाल एकेडमी के नोट्स। इन सभी जो फेवरेट बुक्स थी, इन सभी बुक्स में से नोट्स बना रखे हैंड रिटन। ठीक है, तो वही चलेंगे। और एक भी अक्षर बाहर से ना ही आता है ना ही कभी आएगा। अब आगे बारी आती है एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखो ड्यूरिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो 3 घंटे का होता है पेपर जो होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 120। हमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 60, सिर्फ 60 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल मार्क्स कितने के आते हैं? 200 मार्क्स का आता है। और एक और बात बताऊं, जनरल अगर कैंडिडेट है तो जनरल कैंडिडेट में 200 में से अगर वो 100 नंबर भी ले आता है ना, कितने नंबर ले आता है, तो उसका नेट क्लियर हो जाता है। मतलब 400 में से 100 नंबर लाने पर भी नेट क्लियर हो जाता है। 400 नंबर का पेपर है और 100 नंबर का पेपर ले आए। हेलो, नहीं अभी 3 घंटे ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, बताना नहीं नहीं 200 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें जनरल कैंडिडेट के अगर 100 मार्क्स भी आ जाते हैं तो उसका नेट क्लियर हो जाता है। 110 से 120 मार्क्स भी आ जाते हैं तो उसका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। ठीक है, 90 टू 110 आ जाते हैं तो उसका गेट क्लियर हो जाता है। ठीक है, मतलब पेपर आएगा 400 नंबर का, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 100 नंबर लेने हैं तो भी आपका नेट क्लियर हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि 400 में से 100 लाने भी इतने मुश्किल हो जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? देखो आपने इतना बड़ा सिलेबस देखा, मतलब आपने ये सिलेबस देखा कि जो आपने पूरे ग्रेजुएशन में देखा और मास्टर्स में देखा वही सिलेबस हमने अब कवर अप करना है। और वो कवर अप कब करना है? 4 से 6 महीने में सारा सिलेबस कवर अप करना है। सिर्फ सिलेबस कवर अप नहीं करना, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनने हैं, कैसे बनाने हैं, वो चीजें भी हमें कवर अप करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बारी आती है जो टोटल सेक्शंस आते हैं वो 3 सेक्शन आते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन आते हैं। अब एक और बारी बारी आती है कि सेक्शन ए क्या होता है, सेक्शन बी क्या होता है और सेक्शन सी क्या होता है। देखो सेक्शन ए के अंदर
जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और हमें करने कितने होते हैं, 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 में से 15, मतलब 5 क्वेश्चन की छूट मिलती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको 5 क्वेश्चन नहीं करने। हेलो, बना रहा हूं, एक मिनट। टोटल क्वेश्चन आते हैं 20, हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 15। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको 15 अटेम्प्ट भी नहीं करने। अगर आप यहाँ पर 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो, 10 से 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो बेस्ट है आपके लिए। 10 से 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का आता है। तो कितने मार्क्स हो गए आपके, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 24 मार्क्स हो गए आपके। ये जो सेक्शन ए आता है वो आता है जनरल एप्टीट्यूड का। जनरल एप्टीट्यूड में आता है रीजनिंग, एप्टीट्यूड, और इसकी जो क्लास लगेगी वो डेली आज से शाम को 4 बजे ऑनलाइन लगेगी। आप सभी ग्रुप में ऐड हो तो 4 बजे जो है मैं डेली इस जनरल एप्टीट्यूड की क्लास लूंगा शाम को 4 बजे डेली, आज से ऑनलाइन। अभी 12 से 2 तो ये चलेगी, ये तो मैथ्स का चलना ही है। जनरल एप्टीट्यूड की क्लास और ले रहा हूं आज से शाम को 4 बजे। ग्रुप में लिंक भेजूंगा, सभी ज्वाइन कर लेना। अब बारी आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी क्या होता है, सेक्शन बी में आते हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 25। 15 क्वेश्चन की छूट होती है हमें, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि 25 भी नहीं करने हैं आपने, आप कर लो 17 क्वेश्चन, 16 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। 25 भी नहीं करने, मतलब 40 में से आपको करने कितने हैं, 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन वो अटेम्प्ट करने हैं जो अच्छे से आते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का आता है। तो 17 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 51 मार्क्स हो गए हमारे। तो एक हो गए हमारे 51, एक हो गए 24, ठीक है, ये हो गए ना। अब बारी आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो आते हैं वो आते हैं कि 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों ऑप्शन ठीक है, एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। 2 आंसर आते हैं, एक क्वेश्चन के 2 आंसर आने चाहिए, इस तरीके से आते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है 4.75 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। 60 में से कितने करने हैं, 20। मैं कहूंगा जी 20 भी मत करो, आप 60 में से क्वेश्चन करो सिर्फ 10 से 12, बस 60 में से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने, मतलब 1/5 करने हैं आपने। अब 4.7 की 5 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो मार्क्स बनते हैं 55 के करीब। अब इनको जोड़ दो, 125 बनता है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, जनरल के लिए कट ऑफ कितनी जाती है, 100 जाती है। अभी मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ कि जनरल के लिए आपको कट ऑफ कितनी जाती है, 100 कैसे जाती है, किस तरीके से जाती है। देखिए ये यूजीसी CSIR की साइट है, उस साइट में लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 नंबर के हैं। पार्ट ए जो है, पार्ट ए हमारे में है टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन हैं वो किसके हैं, देख लो, जनरल साइंस के, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, एनालिसिस के, रिसर्च एप्टीट्यूड के। मतलब रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और ये जो पार्ट ए है इसकी तैयारी मैं आज से शाम को 4 से 5 करा रहा हूँ। सर ये 4 स्क्रीन बजे तो लिंक नहीं दिख भेजूंगा। रही। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं सर, सॉरी, एक मिनट रुको। कैमरा बंद है सर आपका। सबको दिख रही है स्क्रीन तो ये, अब नहीं दिख रही, पहले दिख रही थी सर। अच्छा अब नहीं दिख रही, नहीं पहले दिख दिख रही रही थी सर। ना, कोई बात नहीं। यस नहीं। अब दिख रही है, अभी देखो हो रही है सर सर। स्टार्ट। अब देखो, इतनी देर से स्क्रीन ही नहीं दिख रही थी, इतना सारा सिलेबस भी बता दिया और मैंने सब कुछ बता दिया। दिख रही थी सर। नहीं
कोई बात नहीं, आपको नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं बेटा, अभी रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो उसमें देख लेना एक बार। होता है ओके कई सर। बार, हो जाता है कई कई बच्चों को, कोई बात नहीं बेटा। अब देखो, जो मैक्सिमम मार्क्स आते हैं वो पार्ट ए आता है। देखो पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल साइंस के, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। इसकी तैयारी मैं आज से शाम को 4 बजे करा रहा हूँ। फिर आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आते हैं 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, है ना। और अभी बताया मैंने आपको कि आपको 40 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, बस 20-25, मतलब आधे आधे करते जाओ और कुछ नहीं है। और यही पार्ट सी में लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको अभी ग्रुप में भेज दूंगा। उसके बाद देखो, जो 2020 की जेआरएफ की सीएसआईआर नेट की कट ऑफ गई थी, ये देख लो। अब आप देखो इधर सभी, आपका जो टॉपिक है मैथ्स का है, तो हम चलेंगे मैथमेटिकल साइंस पे। कि मैथमेटिकल साइंस जो है, ये देखो, ये मैथमेटिकल साइंस ये वाला पार्ट है, ये है मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, मैथमेटिकल साइंस की एवरेज गई थी 57%। ये परसेंटेज में है, 200 नंबर का पेपर है, 57% का मतलब क्या हो गया, 114 नंबर। मतलब जिसके 114 नंबर थे जनरल में, उसका क्लियर हो गया नेट, जेआरएफ क्लियर हो गया 114 नंबर वाले का, 200 में से 114। और मैंने आपको जो ट्रिक बताई उसमें तो आपके 125 को नंबर बन रहे थे ना, तो हम उसी हिसाब से 125 130 बन रहे थे, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे कि चाहे कोई जनरल का है, चाहे कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, चाहे कोई ओबीसी है, चाहे कोई एससी में है, चाहे कोई एसटी में है, चाहे कोई पीडब्ल्यूडी में है, उसकी ये कट ऑफ जाती है, मतलब आसपास ही रहती है, कोई 57 55 56 58 इतनी ही जाती है। तो अगर कोई बच्चा इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेगा, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से हमने तैयारी करनी है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन बनाने हैं, ताकि हमारा 6 महीने बाद जब पेपर हो तो सबका क्लियर ही हो। और मैं टोटल 10 से 12 बच्चे लेके चलूंगा इस बैच में सिर्फ, और मेरा जो स्ट्राइक रेट होगा वो 80% अबव का होगा। मतलब 10 में से कम 8 बच्चों का मैं नेट क्लियर करवाऊंगा ही करवाऊंगा इस बार, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो इसके लिए सिर्फ मेरी मेहनत की जरूरत नहीं है अकेली, आप सबकी मेहनत भी लगेगी। थोड़ी सी डांट भी मारूंगा, धमकाऊंगा भी सही, काम भी चेक करूंगा, सीधी सी बात है। उसके बिना नहीं बनेगी बात, ये ढील नहीं छोड़ूंगा मैं कभी भी। ठीक है बच्चों। और एक बात यस और, सर। एक चीज और है। अब देखो, ये तो था जेआरएफ की कट ऑफ, अब बारी आती है सीएसआईआर नेट की कट ऑफ। देखो ध्यान से, नेट की कट ऑफ में देखो, मैथमेटिकल साइंस की कट ऑफ देखो कितनी गई है, 51%। 51% मैंने बताया था ना कि 100 नंबर आ जाए तो हो जाता है जनरल कैंडिडेट का भी। 51% का मतलब 102 नंबर का हो गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 46 नंबर का हो गया, 46% का मतलब 92 नंबर वाले का हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इन सबका इतने इतने परसेंट में हो जाएगा। ये है 2020 की कट ऑफ। लेक्चरर अपॉइंट हो जाएगा, लेक्चरर के लिए अपॉइंट कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्लेस में जाके आप लेक्चरर के लिए अपॉइंट हो सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना आपको। नेक्स्ट आगे बारी आती है सीएसआईआर नेट कट ऑफ 2021 के लिए। ये बात याद रखना। आप देखो, ये क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है 33% और ये है 25%। इसका मतलब क्या है, क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब ये है कि ये जो 33% बच्चे हैं और ये जो 25% बच्चे हैं, इसका मतलब क्या है। क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब है कि 100 बच्चे अगर पेपर देते हैं ना, जिनका एमएससी में मार्क्स अच्छे हैं और ये सब कुछ अच्छे हैं, तो उनकी ये कट ऑफ आ जाती है 33% की, एक 25% की कट ऑफ आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। मिनिमम स्कोर है ये, तो क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब क्या है, ये मिनिमम स्कोर है नीडी टू क्वालिफाई द एग्जाम। भाई अगर आपके 33% भी नहीं आते ना, मान लो एक बच्चा है उसके 200 में से 33% नहीं आते, 33% कितने होते हैं, 66, मतलब 60 मार्क्स भी नहीं आते हैं,
तो उसकी एमएससी का कोई फायदा ही नहीं है। इसका मतलब ये है, नेट ये कहती है कि उसकी एमएससी की डिग्री की कोई वैल्यू भी नहीं है। सच बात तो ये भी है, ये मिनिमम कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप इन सबको फॉलो अप कर लेना और अब अच्छे से मन बना लेना। और ये पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा कि एग्जाम पैटर्न कैसे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और एग्जाम पैटर्न कितने का है, कौन कौन सी रेफरेंस बुक है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस में, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में और डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या कुछ है। ये सब कुछ आप फॉलो अप कर लेना और इसी हिसाब से आप तैयारी कर लेना स्टार्ट। ठीक है, तो अब हम करते हैं पीछे वाले क्वेश्चन जो कल मैंने आपको करवाए थे सीक्वेंस एंड सीरीज के, और जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स थे ना डाउट्स। एक तो बच्चों के जो क्वेश्चन चेक करे हैं मैंने, काफी बच्चों के क्वेश्चन जो है वो गलत हैं, थ्योरम्स गलत हैं। मैं वो थ्योरम्स दोबारा से करा रहा हूँ। तो थ्योरम्स कौन सी हैं कि ए एन एल पे कन्वर्जेंट है, बी एन एम पे कन्वर्जेंट है, तो ए एन माइनस बी एन एल माइनस एम पे कन्वर्जेंट होगा, ए एन इंटू बी एन एल इंटू एम पे कन्वर्जेंट होगा, और ए एन बाय बी एन एल बाय एम पे कन्वर्जेंट होगा। अब हम ये थ्योरम्स करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। और जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो दोबारा से यही क्लास स्टार्ट करेंगे, एज इट इज यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी 3 क्लास मैं ये लूंगा आज की, और चौथी क्लास कौन सी आज की, 4 बजे। डेली 4 क्लास लूंगा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं 3 क्लास, 4 क्लास, फिर 5 क्लास हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, आगे आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और अपनी रैम भी बढ़वा लेना, अपने दिमाग की भी। देखिए इधर सभी, हमें कहता है इफ ए एन कन्वर्जेस टू एल है, ए एन सीक्वेंस किस पे कन्वर्जेस है, एल पर। बी एन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेस है किस पर, एम पर। तो हमें प्रूव करना है कि ए एन माइनस बी एन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेस होगी किस पे, कन्वर्जेस होगी एल माइनस एम पर कन्वर्जेंट होगी। अब प्रूफ में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कहता है ए एन एल पर कन्वर्जेंट है, बी एन एम पर कन्वर्जेंट है, तो ए एन माइनस बी एन किस पे कन्वर्जेंट होगी, एल माइनस एम पर कन्वर्जेंट होगी। तो प्रूफ में लिखेंगे इफ ए एन कन्वर्जेस टू एल है, अगर ए एन कन्वर्जेस है किस पर, कन्वर्जेस है एल पर, तो ए एन माइनस एल का मोड किससे लेस देन होगा, अभी हमें नहीं पता। आल्सो बी एन कन्वर्जेस है एम पर, तो बी एन माइनस एम का मोड किससे लेस देन है, अभी हमें नहीं पता। टू प्रूव, अगर हमें प्रूव करना है कि ए एन माइनस बी एन कन्वर्जेस होगा किस पर, एल माइनस एम पर कन्वर्जेस प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ए एन माइनस बी एन में से हम एल माइनस एम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कर दिया हमने। हमने क्या किया, अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ए एन माइनस बी एन में से हमने क्या किया, एल माइनस एम सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया, ए एन माइनस बी एन माइनस एल प्लस का एम आ गया। अब बच्चों ने गलती कहाँ कर रखी थी, ये ध्यान से समझना आप। ए एन माइनस एल लिखा, माइनस कॉमन बी एन माइनस एम लिख दिया। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा बच्चों, कौन सा, एक्स और ये है वाई, कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन होता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। तो यहाँ पर हो गया लेस देन, यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ लेस देन। बच्चों ने लगा रखा लेस देन के साथ इक्वल भी साइन। किसी बच्चे ने क्या कर रखा, किसी बच्चे ने क्या कर रखा, गलत है सबका, जितने क्वेश्चन मैंने चेक किए हैं। और कुछ बच्चों ने तो भेजे भी नहीं, उनको मैं बताता हूँ अभी। ए एन माइनस एल का मोड प्लस में बी एन माइनस के क्या लिख देंगे, एम का मोड लिख देंगे। अब 2 फैक्टर बने हैं, तो पहले फैक्टर को क्या मान लेंगे, एप्सिलॉन बाय 2, दूसरे फैक्टर को भी एप्सिलॉन बाय 2, ताकि सारा मोड किससे लेस देन हो जाए, एप्सिलॉन से, ताकि ए एन माइनस बी एन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेस हो जाएगी किस पर, एल माइनस एम पर। तो ए एन एल पे कन्वर्जेंट है, बी एन एम पे कन्वर्जेंट है। हमने प्रूव करना था कि ए एन माइनस बी एन एल माइनस एम पे कन्वर्जेंट होगी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। आगे चलते हैं हम, अगली थ्योरम पे बढ़ते हैं। हमें कहता है इफ ए एन कन्वर्जेस है एल पर, बी एन कन्वर्जेस है एम पर, तो ए एन इंटू बी एन कन्वर्जेस होगा
एल इंटू एम पर। ए एन किस पे कन्वर्जेंट है? एल पर। बी एन किस पे कन्वर्जेंट है? एम पर। तो ए एन इंटू बी एन किस पे कन्वर्जेंट होगा? एल इंटू एम पर। तो प्रूफ में लिखेंगे इफ ए एन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेस है किस पर? एल पर। तो ए एन माइनस एल का मोड, ए एन माइनस एल का मोड किससे लेस देन है? अभी हमें नहीं पता। बी एन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेस है एम पर। तो बी एन माइनस एम का मोड किससे लेस देन है? अभी हमें नहीं पता। टू प्रूव, अब हमें प्रूव करना है कि ए एन इंटू बी एन कन्वर्जेस है किस पर? एल इंटू एम पर। तो क्या करना है ये ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन तो सबका ही गलत है। ए एन इंटू बी एन माइनस एल इंटू एम ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे देखना ध्यान से, इसमें हम करेंगे बी एन इंटू एल घटा देंगे और बी एन इंटू एल जोड़ देंगे। ऐसे करना है हमने इसको। अब क्या करना है, बी एन कॉमन ले लेना है यहाँ से, तो ए एन माइनस एल बच जाएगा। और यहां से एल कॉमन लोगे तो बी एन माइनस एम बच जाएगा। पहले पार्ट को आप क्या मानोगे? एप्सिलॉन बाय 2 बी एन मानोगे। और दूसरे पार्ट को आप क्या मानोगे? एप्सिलॉन बाय 2 एल मानोगे। क्यों? ताकि बी एन से बी एन कट गया, एल से एल कट गया, ताकि एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बच जाए। यानी कि पहले पार्ट को क्या मानना है? एप्सिलॉन बाय 2 बी एन, और दूसरे पार्ट को एप्सिलॉन बाय 2 एल। तभी तो हम कहते हैं अभी हमें नहीं पता, बाद में पता चल गया, भूल दिया। रटना थोड़ी ना थ्योरम को। हो जाएगा। तो ए एन इंटू बी एन किस पे कन्वर्जेंट हो गया? एल इंटू एम पे। हाँ बेटा बोलो। ये मोड में लिखते हैं एन, ये इसमें लिखना है, सीधा एन भी लिख सकते हैं सर। बी एन ये सीक्वेंस में लिखना है ऐसे। हाँ, सीक्वेंस को हमेशा ब्रैकेट्स में लिखना जरूरी है, ताकि फिर पता कैसे चलेगा कि सीक्वेंस है या नहीं है। लिखना जरूरी है बेटा। अभी ये तो है मल्टीप्लाई का, अब हम करते हैं डिवाइड का। ए एन बाय बी एन कन्वर्जेस होगी एल बाय एम पे, ये ध्यान से समझना, ठीक है। और अभी ये लास्ट थ्योरम करके फिर अगली क्लास का लिंक भेज रहा हूं दोबारा से, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। तीसरा तीसरा पेज है। अब हमें कहता है कि ए एन कन्वर्जेस है एल पर, बी एन कन्वर्जेस है एम पर, तो ए एन बाय बी एन कन्वर्जेस होगा एल बाय एम पर। ये प्रूव करना है। ए एन एल पे कन्वर्जेंट है, बी एन एम पे कन्वर्जेंट है, तो ए एन बाय बी एन किस पे कन्वर्जेंट होगा? एल बाय एम पर। हम कहेंगे इफ, अगर ए एन कन्वर्जेस है एल पर, तो ए एन माइनस एल का मोड किससे लेस देन है? अभी हमें नहीं पता। आल्सो इफ बी एन कन्वर्जेस है किस पर? एम पर, तो बी एन माइनस एम का मोड किससे लेस देन है? अभी हमें नहीं पता। हमें पता क्या है? हमें ये पता है कि ए एन बाई बी एन क्या होगा? कन्वर्जेस होगा एल बाई एम पर। तो क्या करना है हमें? बोलिए। ए एन बाई बी एन माइनस एल बाई एम का मोड ले लेना है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर? बी एन इंटू एम एलसीएम ले लेंगे, ए एन इंटू एम माइनस बी एन इंटू एल ले लेंगे, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, ए एन इंटू एम माइनस बी एन इंटू एल लिया और 1 बाई बी एन इंटू एम लिया। अब आपको पता है कि कोई भी जो नंबर होता है 1 के अपॉन में होता है, 1 से लेस देन होता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए एन इंटू एम माइनस बी एन इंटू एल, और यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इस पार्ट में मैंने क्या किया? एल इंटू एम घटा दिया और एल इंटू एम जोड़ दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? बोल दीजिए। अब यहां से m कॉमन ले लेंगे तो ए एन माइनस एल, और वहां से l कॉमन ले लेंगे तो m माइनस बी एन का मोड लिख दो या बी एम माइनस एम का मोड लिख दो, मोड में तो सेम ही होता है। तो पहले पार्ट को क्या मानना है हमने? बोलो बेटा, एप्सिलॉन बाय 2m मानना पड़ेगा ना। और अगले पार्ट को क्या मानेंगे? एप्सिलॉन बाय 2l। अब ये बता दो, किसी का भी ठीक नहीं था, किसी ने भी ऐसा सोचा ही नहीं। कह दो सर आपने सोचवाया ही नहीं, लेकिन अब ऐसे सोचना पड़ेगा।
मोड से बाहर निकालनी ही नहीं है बेटा, हम कहेंगे मोड ऑफ x माइनस वाई जो होता है वो y माइनस एक्स होता है। इसको इसके मोड को ही हमने लेस देन मान लिया एप्सिलॉन बाय 2m, तो मोड की रिजल्ट ही लिख दिया हमने डायरेक्टली बेटा। हमने जो रिजल्ट माना है वो मोड वाले को माना है ना, तो ये सारा एप्सिलॉन से लेस देन आ गया, तो an बाय bn किस पे कन्वर्जेंट हो गई, l बाय m पे, हेंस प्रूव्ड हो गया। कर लोगे बच्चों ये? अब इसके Yes, बाद sir. वो जो नल सीक्वेंस वाली थ्योरम थी, an नल सीक्वेंस है, bn नल सीक्वेंस है, ये बताओ खुद कर सकते हो या मैं करवाऊं अभी नेक्स्ट क्लास में? कर लेंगे सर। पक्का? चलो विश्वास Yes, sir. करता हूं तुम पे। ठीक है, ठीक है। और एक कनिका